चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके 2 क्वेश्चन हो गए थे। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं कैलोरीमेट्री के। देखिएगा, ये आज का पहला क्वेश्चन, ट्राई करिए, ठीक है। A 5 gram piece of ice at -20 degree centigrade is put into 10 gram of water at 30 degree centigrade. 10 gram of water at 30 degree centigrade, assuming that heat is exchanged only between the ice and water. ठीक है। Find the final temperature of the mixture. Specific heat capacity of ice इतना 2.1 क्या लेगा, इसको सही कर दे। चलो ठीक है, इस डाटा को हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। हमें कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आइस की पता है ना, ठीक है। और हीट कैपेसिटी वाटर की भी पता है, और लेटेंट हीट मेल्टिंग भी आइस की पता है। देखो, इससे आगे का क्वेश्चन मत लिखना, इसके आगे का ना, समझ आए, तब भी काम हो जाएगा हमारा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलो, कह रहा है इफ 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो गया, आइस ना, आइस, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज पुट इनटू 10 ग्राम ऑफ वाटर। ये 10 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और इसका मास कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ वाटर, कितने पे है वाटर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। एज्यूमिंग दैट हीट इज एक्सचेंज ओनली बिटवीन आइस एंड वाटर। अच्छा, वाटर ज्यादा टेम्परेचर पे है और आइस कम टेम्परेचर पे, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, वाटर से किसको मिलेगी, आइस को मिलेगी। अच्छा, आइस कितने पे है, -20 पे, तो सबसे पहले आइस को कहाँ तक ले जाएगा, ये 0 पे ले जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, 0 पे। इसका टेम्परेचर बढ़ा के 0 करेगा, फिर उसके बाद अगर और हीट देगा तो आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, ठीक है। तो आइस मेल्ट होगी, तो आपसे क्या पूछ रहा है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का बताना है, ट्राई करिए इसको, ठीक है। वो क्या है, ये जो भी हीट देगा, हाँ, ये जो भी हीट देगा, वाटर हाई टेम्परेचर पे ना, तो ये हीट देगा तो आइस क्या करेगा, पहले इसका टेम्परेचर राइज करेगा। कहां तक राइज करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज ना। और अगर हीट देगा तब इसका क्या होगा, मेल्टिंग होगी। क्या होगी, मेल्टिंग होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं, 1 मिनट ध्यान से सुनना, कि वाटर हीट सप्लाई कर रहा है और वाटर 30 से कितना डिग्री पहुंच गया, मान लेते हैं कितना डिग्री पहुंच गया, 0 डिग्री। 30 से कितना, 0 डिग्री। कौन पहुंच रहा है, वाटर। तो सबसे पहले हीट जो सप्लाइड हो रही है वो कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो हीट सप्लाइड बाई वाटर निकाल लेते हैं, हीट सप्लाइड सप्लाइड बाई वाटर निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना होगी हीट सप्लाइड बाई दी वाटर, मास ऑफ वाटर, सीपी ऑफ वाटर, और टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 30 का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 माइनस 0। तो मास ऑफ वाटर कितना है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। अच्छा, सीपी, अगर आप इसको चाहते हो केजी में बदलना, या कैलोरी में चाहो तो कैलोरी में भी कर सकते हो। इसमें कर सकते हो, कैलोरी में। तो सीपी वाटर की कितना होती है, 1 कैलोरी ना। अरे कल बताया हूं यार, सीपी वाटर का बताया हूं और आइस का बताया हूं, ठीक है। कैलोरी में भी बताया हूं और जूल में भी बताया। तो कैलोरी में कितना होता है, 1, और ये कितना हो जाएगा, 30। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 300। कितना हो जाएगा, 300। और ये क्या होगी यूनिट, कैलोरी। क्या होगी, कैलोरी।
300 कैलोरी हीट दे रहा है वाटर। अगर टेम्परेचर इसका कहां से कहां फॉल करता है, 30 से कहां, 0। अब वही तो देख रहे हैं कहां तक जाएगा, पहले देखो तो इसको। नहीं, पहले समझ लो, अभी समझ आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। ये कितना कैलोरी हीट दे रहा है, 300 कैलोरी हीट दे रहा है। अब देखिए यही हीट किसको मिलेगी, आइस को। तो सबसे पहले आइस कहां पे यूज करेगा, इसको क्या कराएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। किसका, आइस का। आइस का टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हीट रिसीव्ड बाय आइस निकाल लेते हैं। हीट रिसीव्ड बाय आइस ना, बाई आइस करोगे तो इसको कैसे निकाल, मास ऑफ आइस और क्या होगा, सीपी ऑफ आइस इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा, 0। और फाइनल टेम्परेचर ये क्या है, फाइनल, इनिशियल कितना है -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20। अच्छा अब देखो मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, मास ऑफ आइस दिया हुआ है 5 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। और सीपी आइस की कितना होती थी, 0.5 ना, कितना होती थी 0.5। और ये कितना हो जाएगा 20 ना, तो 20 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 कैलोरी ना। 50 कैलोरी किस में खर्च हो गई, इसमें यूज किया -20 से कहां जाने के लिए, 0 पहुंचने के लिए। अब देखो आइस जब 0 पे पहुंच जाएगी तो फिर ये क्या स्टार्ट कर देगी, मेल्टिंग। क्या स्टार्ट कर देगी, मेल्टिंग। अच्छा मेल्टिंग में जो हीट लगेगी, मेल्टिंग में, आइस की मेल्टिंग में वो हीट कितने के बराबर होगी, मेल्टिंग में जो होगी वो कितने के बराबर होती है, m लैम्डा। हाँ कितने के बराबर होता है, m लैम्डा। मास कितना है आइस का, 5 ग्राम। अच्छा लैम्डा मेल्टिंग कितने के बराबर होता है, याद है ना, 80 कैलोरी का। कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400 कैलोरी। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर वाटर 30 से कितने पे आता है, 0 पे आता है, वाटर 30 से कितने पे आता है, 0 पे, तो उसने हीट कितना दी, 300 कैलोरी। 300 कैलोरी में से 50 कैलोरी किसमें यूज हुई, -20 से कहां आने में, 0 आने में। फिर उसके बाद बाकी हीट कितना बच रही है, 50 उसमें खर्च हो गई, बाकी कितना है 250 ना। अब वो 250 क्या करेगा, इसका क्या कराएगा, फेस चेंज। क्या कराएगा, फेस चेंज। अभी आपको पता है यहां से जो बची हुई है 250, और फेस चेंज कराने के लिए पूरा कितना चाहिए, 400। इसका मतलब फेस चेंज होते होते ही रुक जाएगा, पूरा फेस चेंज भी नहीं हो पाएगा। तो फेस चेंज मेल्टिंग हो रहा है ना, तो कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री। तो कॉमन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री से। नहीं समझ आया, यार तुम लोग एक एक घंटा एक क्वेश्चन में लगता है, इतने आसान आसान। हीट ये कौन सप्लाई कर रहा है, वाटर दे रहा है ना, कितना कैलोरी दे रहा है, 30। कितना दे रहा है, 300। 300 में से ये 50 किस में खर्च कर दिया, -20 से कितना करने में, 0। बची कितनी, 250 बची ना, 250 बची। और इसको पूरा मेल्ट होने के लिए कितने की जरूरत है, 400। तो 250 एनर्जी दे रहा है और चाहिए कितना, 400। पूरा मेल्ट हो पाएगा, तो मेल्टिंग के दौरान ही रुक जाएगा ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से। समझ आ रही ना बात। और अगर उससे आप करते ना, जो आपको पता है हीट सप्लाइड बाय दी, इसको कॉमन टेम्परेचर लेकर के करते तो आंसर ना आता। करके ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आ पाएगा। समझ आ रही ना बात है, आपको पता नहीं है ना कि कहां पे रुकेगा, आपको ये बात पता नहीं है ना कि मेल्टिंग पे जाकर के रुकेगा, मेल्टिंग पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसलिए मतलब पहले चेक करना पड़ेगा कि मेल्टिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही पूरी है। हाँ इसीलिए तो मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, ताकि पता चल सके। एक क्वेश्चन और कराता हूं जो नीट में आया हुआ है, समझ आया, इसी तरह का। तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात।
तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा? अगर आइस को इसमें डाल दोगे कितना होगा? 0 डिग्री से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? 1 ग्राम क्या है? स्टीम है, जिसको मिक्स करते हैं किसके साथ? 1 ग्राम आइस के साथ ना। 1 ग्राम स्टीम है, ये मान लेते हैं स्टीम है 1 ग्राम, ठीक, स्टीम। और 1 ग्राम क्या है? ये आइस है। 1 ग्राम क्या है? आइस है। इन दोनों को मिक्स करते हैं, द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, फिर उस तरह से नहीं लगेगा। जब मिक्सचर का टेम्परेचर पूछता है खास करके ना, तो उसमें क्या करिएगा, सबसे पहले ये देख लीजिए स्टीम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आइस जो होती है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना। कितने पे होती है? 0 पे। अब देखो, स्टीम हीट देगी और आइस इस हीट क्या करेगी? रिसीव करेगी। तो सबसे पहले स्टीम जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इससे हीट निकालोगे, कंडेंस होगी, तो कितना हीट देगी ये निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हीट कितना ये देगी वो निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m लेमडा। कितना हो जाएगा? m लेमडा। समझ आ रही ना बात? तो मास कितना है? 1 ग्राम। और लेमडा वेपराइजेशन चाहिए ना, वेपराइजेशन या कंडेंसेशन। स्टीम जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सी लेटेंट हीट होती है? वेपराइजेशन या कंडेंसेशन। वो कितने के बराबर होती है? कल पढ़ाया था 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो हीट कितना हो जाएगी? 540 कैलोरी। अब देखिए इसने 540 कैलोरी दिया, सिर्फ स्टीम कंडेंस हुई है बस। क्या हुई है? कंडेंस। अब देखिए यूज कौन करेगा इस हीट का? आइस यूज करेगा। आइस पहला काम क्या करेगा? अपने को क्या करेगा? अपने को क्या कराएगा? मेल्ट कराएगा। 0 पे है ना, 0 पे है, तो मेल्ट कराने में जानते हैं कितनी कैलोरी खर्च होगी? याद है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है? m लेमडा। और लेमडा मेल्टिंग होगा ना, मास कितना है? 1 ग्राम। और लेमडा मेल्टिंग कितना होता है? 80। तो कितना हो जाएगा? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी इसने किस में खर्च कर ली? खुद के मेल्टिंग में खर्च कर ली। अभी 540 आ रही थी, अभी बची हुई है हीट। अब क्या करेगी? मेल्ट होने के बाद ये क्या बन चुका है? वाटर बन चुका है। क्या बन चुका है? वाटर। अब ये टेम्परेचर अपना क्या करेगा? राइज कराएगा। कहां तक राइज करा सकता है? 100 तक। तो इसमें देखिए कितना हीट खर्च हो रही है, ध्यान से देखना। Q इज इक्वल टू जो हीट खर्च होगी टेम्परेचर राइज कराने में, मास ऑफ वाटर, Cp ऑफ वाटर, और डेल्टा T कितना? 100 माइनस 0 ना। 0 से कहां तक जाएगी? 100 तक। अच्छा, मास ऑफ वाटर, ये ही आइस मेल्ट हुई है ना, तो कितना है? 1 ग्राम। और Cp कितना होती है? 1 कैलोरी इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। आपको पता है 540 इसने दिया था, इसने क्या किया है? 80 क्या किया है? मेल्टिंग में चली गई। और 100, 0 से 100। अब ये भी कितने पे पहुंच गया है? 100 पे। अभी भी इसके पास एनर्जी बची हुई है। इसका मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? 100 होगा। नहीं समझ आई बात? इसने कितना दिया? 540। उसमें से इसने मेल्ट करने में कितना खर्च किया? 80। और 80 के बाद 100 कैलोरी किसमें खर्च किया? 0 से कहां तक जाने में? 100 ना। अब इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है? 100 हो चुका है। अभी भी इसके पास एनर्जी बची हुई है। तो अब 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना टेम्परेचर। आखिरी टेम्परेचर क्या है? 100। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिक्सचर का टेम्परेचर 100 होगा। हाँ, बाकी वही स्टीम में कन्वर्ट होगा आगे। अभी तो 100 रहेगा। स्टीम कितने पे होगी? आपसे क्या पूछा है? मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा है ना, तो ये कहां पहुंच चुका है? 100 पे। अब जो बची हुई है क्या करेगी? इसको इवेपोरेट कराएगी। लेकिन मिक्सचर का टेम्परेचर होगा कितना? 100 ही रहेगा ना। तो आंसर कितना हो गया? 100 हो गया। समझ आ रही ना बात?
कौन सी? हाँ, तो बची रहेगी, उसके पास रहेगी, कुछ वेपर बनाएगा और कुछ लिक्विड रहेगा। समझ आ रही ना? थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। मैं एक पार्ट और इसका बता देता हूँ, देखो इससे थोड़ा सा और फील आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इसने कितना खर्च किया? 540 में से कितना खर्च किया है? 100 ये और 80 ये, कितना हो गया टोटल? तो 540 माइनस कितना हो जाएगा? 180, बची कितनी? 360 कैलोरी ना, 360 कैलोरी बची हुई है हीट ना। अब ये क्या करेगी बची हुई? इसको इवेपरेट करेगी। इसको क्या करेगी? इवेपरेट। अगर वो मास जानना है कि कितना मास आइस का क्या कर जाएगा, इवेपरेट कर जाए, तो इतनी हीट बची है ना, ये हीट क्या कर रही है? इसको, आइस को अब क्या कराएगी? इवेपरेट। वो मास जानना है ना, तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है? एम लेमडा ना। लेमडा ये कौन सा होगा? वेपराइजेशन। यहां पे कितना होगा? 360, और ये क्या होगा? मास। और लेमडा वेपराइजेशन कितने के बराबर होता है? 540। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 डिवाइड बाई 540, 360 डिवाइड बाई 540, ये कट जाएगा, 18 दूनी 36, इतना कितना आ जाएगा? 0.67 अप्रॉक्स ना। आपको पता है इसका 0.67 kg मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। और जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। अब क्लियर रहेगा ना? ठीक है, अब आपको पिछला क्वेश्चन भी फील आया होगा, क्या कहना चाहे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कॉमन टेम्परेचर लेकर के टी मान करके नहीं कर सकते। एक बॉडी क्या करेगी? हीट सप्लाई करेगी। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में एक चीज देखो, मैंने इसमें खाली इतना किया है कि अगर ये देखो दिमाग में कैसे बात आई, मुझे ये पता था, कल ही मैंने बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होती है और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होती है वो 80 होती है, तो वो 540 होती है। तो ये 540 देगा और ये मेल्ट होकर के 80 यूज करेगा। कितना यूज करेगा? 80 यूज। फिर 0 से 100 जाने में कितना खर्च करेगा? 100। तो मुझे आइडिया लग गया था कि उस तरह से नहीं, ऐसे ही मैं समझ जाऊंगा। समझ पा रहे ना? वो डाटा से वेपराइजेशन कितना होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम होती है कि नहीं? 540 कैलोरी होती है ना हीट वेपराइजेशन में। तो 540 ये देगा खाली कंडेंस होकर के। तो इनके पास ताकत भी तो होनी चाहिए लेने की। इनके पास लेने की ताकत कितनी है? मतलब मेल्ट होने की कितनी? 80 चाहिए और 100 इसमें। तो बची हुई क्या करेगी? मतलब इसका टेम्परेचर तो 100 हो गया ना, तो मिक्सचर का कितना हो जाएगा? 100 हो जाए। खाली देख के पता चल जाएगा आंसर। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अब आपको ज्यादा फील आएगा। देखिएगा, यहाँ पे आइस था -20 डिग्री और ये क्या था? वाटर था। तो वाटर ने कितना कैलोरी हीट दिया टोटल? सबसे पहले 30 से 0 पे ले, तो वाटर ने कितना कैलोरी हीट दिया था? 300। कितना दिया था? 300। 300 में से इसके मेल्टिंग में जो खर्च होती है वो पहले -20 से कहां जाएगा? 0 जाए। मेल्टिंग में तो आपको पता है आगे की कहानी है, पहले ये कहां पे जाएगा? -20 से कहां जाएगा? 0। तो इसमें कितना खर्च हो गई? 50 खर्च हो गई। 50 में से बचा कितना? 250। अच्छा, मेल्टिंग में जो होता है 1 ग्राम को मेल्ट कराने में 80 लगता है और है कितना? 5। तो 400 लगेगा। कितना लगेगा? 400। तो मुझे यहां से आइडिया हो गया था, खाली ये वाली हीट कैलकुलेट करने से जब ये 300 आई ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेल्टिंग में तो ज्यादा लगेगी। मेल्टिंग में क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो इसने 300 में से 50 खर्च किया -20 से 0 जाने में, और बची हुई जो थी वो किसमें चली गई? किसमें चली गई? -20 से 0 लाने में कितना खर्च हुई? 50 कैलोरी। बची कितनी है? 250। वो 250 क्या करेगी? इसको क्या कराएगी? मेल्ट कराएगी। और मेल्ट कराने के लिए चाहिए कितना? 400। तो कम ही पड़ रही है, तो मेल्टिंग के दौरान ही टेम्परेचर रुक जाएगा, मतलब कॉमन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, एक अपनी तरफ से, एक नीट वाला। ये नीट का, ठीक है, कर लो। इस वाले क्वेश्चन को देखें, ठीक है। एक स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का स्फीयर है जिसका मास कितना है? 0.47 kg मास है, 0.47 kg, प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम
इन ए वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेंट, बॉइलिंग है ये, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, बॉइलिंग वाटर, सो दैट स्फीयर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। A sphere of aluminum of mass इतना kg placed for a sufficient time in a vessel containing boiling water so that sphere is at 100 degree centigrade, ठीक है। It is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ऊपर वाली लाइन की जरूरत नहीं थी, लेंदी कर दिया है सिंपल सा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 0.047 केजी का क्या था, एल्युमिनियम का एक क्या था, मास था, उसको किस में रख दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के एक उसमें रख दिया, क्या कहते हैं, बॉइलिंग वाटर में रख दिया। तो एल्युमिनियम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एल्युमिनियम हो गया जिसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला पार्ट ना। अब इतने के लिए इतनी लंबी लाइन कह दिया, सीधा कह देता तो काम हो जाता और कम में, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर है जिसका मास कितना है, इसका मास कैलोरीमीटर का कितना है, 0.14 kg, ये हो गया कैलोरीमीटर। अच्छा, कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ वाटर और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका वाटर, वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मास कितना है, मास ऑफ वाटर 0.25 kg है। हाँ हाँ, वो भी 20 होगा इनिशियल। जो वाटर का है वही किसका होगा, इनिशियल, कॉपर का होगा। कॉपर का भी टेम्परेचर कितना होगा इनिशियल, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन ए स्टेडी स्टेट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो वाटर का टेम्परेचर है वो जब इसको एल्युमिनियम की बॉल को इसमें डालोगे तो क्या सीन होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, घटेगा, इसका ज्यादा है ना, और इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहा है इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ के कितना हो जाता है, 20 से बढ़ के कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो जब एल्युमिनियम की बॉल इसके अंदर आएगी तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो इसका वाटर का 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 23। और ये जो टम्बलर है, ये क्या कहते हैं, कॉपर का ये जो बर्तन है ना, इसका भी टेम्परेचर 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसका घट के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ आए। अब आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। इसकी हीट कैपेसिटी पूछा है आपसे, एल्युमिनियम की पूछा है। ये एल्युमिनियम है और ये जो बर्तन है ये किसका है, बर्तन किसका है, कॉपर का है ना। अब आप देखिए हीट सप्लाइड बाय दी क्या होगा, एल्युमिनियम, हीट सप्लाइड बाय दी एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम क्या है, बॉडी है ना, बॉडी है, इसका फेस तो नहीं चेंज होगा ना। तो कौन सी हीट होगी, सेंसिबल हीट। कौन सी होगी, सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट कितना होगी, मास ऑफ एल्युमिनियम और क्या होगा, सीपी ऑफ एल्युमिनियम, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 100 माइनस कितना होगा, 20, इतना हो जाएगा। ये हीट किसने सप्लाई की है, किसने सप्लाई की, एल्युमिनियम ने। अब ये हीट मिली किनको किनको है, एक तो वाटर को मिली है और दूसरे किसको मिली है, कॉपर को। तो वाटर को, वाटर के लिए वाटर का टेम्परेचर 20 से कितना होगा, 23। तो ये कौन सी हीट लिखी जाएगी, सेंसिबल, MW और CPW, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 23 माइनस 20। और हीट किसको मिली है, किसको मिली है, कॉपर को। तो मास ऑफ कॉपर, कॉपर, CP ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 23, इसका भी 23 हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 23 माइनस 20। अब आपसे क्या पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है, देखिएगा। मास ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है, मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 0.047।
अच्छा, आपसे लास्ट लाइन में पूछा क्या है? कैलकुलेट दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की सीपी वैल्यू पूछ रहा है, सीपी छोड़ दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 77 इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 0.25। कितना दिया हुआ है? 0.25। और सीपी वैल्यू वाटर की कितना होती है जूल में? जूल में 4200। 4200। और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? 0.14। और सीपी ऑफ कॉपर यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ जूल पर केजी। अच्छा, ग्राम दिया है ना, पर ग्राम दिया है, तो ग्राम को ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा? ये गड़बड़ यूनिट, ठीक है, ऐसे लिख लो, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये दिया हुआ है, इंटू 10⁻³ है, तो कितना हो जाएगा सीपी वैल्यू? ये इंटू 10⁻³ करोगे तो कितना हो जाएगा? 386। और ये कितना हो जाएगा? बस यहां से निकाल लोगे सीपी वैल्यू का। समझ आ रही ना? नहीं समझ में आया? क्या चीज? हीट कैपेसिटी ऑफ, इसको हटा दो, आप जो याद किए हो उसको यूज करो, ठीक है? ये डाटा सही नहीं लिखा हुआ है, खाली ये वाला यूज कर लो कापर, ठीक है? इससे कंफ्यूज मत हो, यूनिट गड़बड़ लिखी हुई है ना। ये कह रहा हूं, यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें गड़बड़ी है ना, लेकिन एग्जाम में जो देगा वो सही देगा, वो वाला यूज करना है एग्जाम में ना। और अगर नहीं दिया है तब जो याद है वो वाला यूज करना, ठीक है? क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है? ये दोनों छोटे छोटे हैं, आप देख लीजिएगा घर पे, ठीक है? हाँ, 900 समथिंग आएगा, हाँ वही है अप्रोक्स, ठीक। चलो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन लिखिए, आप घर से कर लीजिएगा। इसको हिंट कर दे, हैं? ये छोटा सा है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ए पीस ऑफ आइस कितने ग्राम का है? कितने ग्राम का है आइस? 100 ग्राम। 100 ग्राम आइस, एंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इज पुट इन 200 ग्राम of water at 25 degree centigrade. How much ice will melt as the temperature of the water reaches 0 degree centigrade? दे दिया है ना क्वेश्चन में, टेम्परेचर वाटर का कितना है इनिशियली? देखिए, ये वाटर हो गया, वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। 200 ग्राम, ठीक है? आइस कितना है? आइस, आइस कितना है? 100 ग्राम। और इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? अब इसको किसके अंदर पुट कर दिया जाता है? इसके अंदर पुट कर दिया जाता है। अब कह रहा है हाउ मच आइस विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का टेम्परेचर कितना 25 से कितना हो जाता है? 0 डिग्री से। तो वाटर हीट दे रहा है और आइस हीट को ले रहा है। तो इसका ये हीट कितना दे रहा है वाटर, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? हीट सप्लाइड बाय वाटर, हीट सप्लाइड सप्लाइड बाय बाय वाटर कितना होगी? मास ऑफ वाटर, सीपी ऑफ वाटर, और कितना? डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? कितना ग्राम? 200 ग्राम। और सीपी किसमें लोगे? कैलोरी में। सीपी वाटर की कितना होती है? 1। और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? 25 ना। तो कितना हो जाएगा? 50, 5000 कैलोरी। 5000 कैलोरी। क्या चीज जूल में दिया है? अरे अभी देख लेंगे उस डाटा पे,
इसको मत यूज करो, मैं डाटा मना कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन वाला मत यूज। ठीक, क्वेश्चन वाला मत यूज। यहां तक क्लियर है ना? कितना हो गया? 5000 कैलोरी। तो 5000 कैलोरी हीट दिया है। अब देखो इसका क्या होगा, सबसे पहले आइस का। आइस क्या करेगी? आइस क्या करेगी? मेल्ट करेगी। आइस क्या करेगी? मेल्ट करेगी। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है ना? मास ऑफ वाटर 200 ग्राम है, सीपी कितना है 1, और टेम्परेचर इसका कितना होगा? इतना हो गया। अब देखिएगा इसने हीट कितना यूज करना है मेल्ट में, मेल्ट करने में। तो मेल्ट करने में जो आइस यूज करेगी, Q इज इक्वल टू मेल्टिंग में जो लगेगी मास इनटू क्या होगा? लेमडा। अच्छा लेमडा कौन है? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कितना होती है? 80, और मास कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000 कैलोरी। अच्छा ये बताओ दिया कितना है इसने? 5000। और जरूरत कितने की है? 8000। कितनी जरूरत है? 8000 की। तो यूज कितना हो पा रहा है सिर्फ मेल्ट करने में? 5000 ही ना। तो आपसे पूछा है क्या? हाउ मच आइस विल मेल्ट ना, कितना मेल्ट करेगा। तो हीट कितना अवेलेबल है? 5000 ना। कितना अवेलेबल है? 5000। 5000 इज इक्वल टू क्या कर दोगे? एम लेमडा। आ जाएगा आंसर मास। कर ले जाओगे? Q इज इक्वल टू क्या होगा? एम लेमडा ना। हीट कितना अवेलेबल है? 5000। 5000 कैलोरी ना। और लेटेंट हीट कितना होती है मेल्टिंग की? 80 ना। 80 कैलोरी पर ग्राम। आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। समझ आए? तो कितना आ जाएगा? है 62.5। ठीक है, पूरा नहीं मेल्ट होगा 100 ग्राम में। ठीक है? है? चलो यहां तक क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, बस आपको हिंट कर दे रहा हूं। आपसे आंसर आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है? सबसे पहले इसमें ये जो ऑप्शन है दोनों बहुत करीब करीब है ना, तो इसको 9 कर लो जिससे दूर हो जाए, ठीक है? ताकि पता चले क्लियर कट कौन सा सही होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। When 0.15 kg of ice of 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक आइस का टुकड़ा है जिसका मास कितना है 0.15 kg और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मिक्स विथ 0.30 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पिक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। ये आपका क्या हो गया? वाटर। वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका आइस कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, आइस हो गया। अब देखो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का टेम्परेचर कितना है 50 है। तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? इसका ज्यादा है वाटर का, और आइस का क्या है? कम है। तो आगे कह रहा है जब आइस को इसके अंदर डालते हैं तो रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आइस को इसके अंदर डाल दोगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? आइस का हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर वाटर का क्या होगा? घटेगा। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आ जाता है? 6.7 आ जाता है। 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। जब आइस को इसके अंदर डाल देंगे तो इसका टेम्परेचर घट गया वाटर का। अब वाटर ने क्या किया? हीट दिया है, और किसको मिली है हीट? आइस को। तो हीट गिवन बाय दी वाटर, या हीट सप्लाइड बाय क्या होगा? वाटर। हीट सप्लाइड बाय वाटर, ठीक है? वाटर इक्वल होगा क्या? हीट रिसीव्ड बाय आइस। हीट रिसीव्ड बाय आइस, ये होगा, ठीक है? अब क्या करोगे? सिंपली हीट जो वाटर देगा, हीट सप्लाई करेगा,
वो वाटर का टेम्परेचर 50 से कितना हो जा रहा है, 6.7 हो जा रहा है घट के ना। तो ये कौन सी हीट है, सेंसिबल वाली। तो फार्मूला कौन सा लगता है सेंसिबल के लिए, एम डब्ल्यू टी पी डब्ल्यू, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 50 माइनस कितना 6.7, इतना हीट वाटर ने दिया है। अच्छा मास ऑफ वाटर कितना है, कितना दिया हुआ है मास ऑफ वाटर 0.3 kg ना, 0.3 kg। और सीपी ऑफ वाटर ये 4186 की जगह पे अप्रॉक्स ले लेना 4200, तो कितना हो जाएगा 4200, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40 कितना हो जाएगा 43.3, कितना हो जाएगा 7 जोड़ोगे 44, हाँ ठीक, इतना हो जाएगा इक्वल टू। अब हीट रिसीव्ड बाय आइस, आइस कितने पे है 0 पे, तो सबसे पहले ये क्या होगा मेल्ट होगा। तो फेज चेंज में कौन सी होती है लेटेंट हीट, उसका फार्मूला क्या होगा मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, और क्या होगा लैम्डा मेल्टिंग ना। अब ये मेल्ट हो गया 0 पे पूरी तरह से, अभी 0 टेम्परेचर है ना, मेल्ट हो चुका है। अब 0 से कितना जा रहा है 6.7, तो ये कौन सी हीट होती है जो टेम्परेचर राइज करे सेंसिबल। तो मास ऑफ आइस इनटू क्या हो जाएगा सीपी। अच्छा आइस क्या हो चुका है मेल्ट हो चुका है, तो सीपी किसका होगा वाटर का। ये गलती ना होने पर, आइस मेल्ट हो चुका है ना, तो मास तो वही रहेगा जो आइस का है, लेकिन सीपी किसका हो जाएगा वाटर का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 6.7 माइनस कितना हो जाएगा 0। अच्छा मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, मास ऑफ आइस कितना है 0.15, कितना है 0.15। लैम्डा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ मेल्टिंग दोनों क्या होता है सेम होता है, ये पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो लैम्डा पूछ रहा है इसको निकालना है, और मास ऑफ आइस कितना है 0.15, और सीपी कितना होगा 4200 इंटू कितना हो जाएगा 6.7। सॉल्व करना लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा मेल्टिंग बोलो या फ्यूजन बोलो यहाँ से आ जाए, ठीक है ट्राई कर लेना, ठीक जैसा आएगा आंसर बताइए। चलिए ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, ठीक। और एक बार और आखिरी बात कैलोरीमेट्री कंप्लीट, ठीक है। एक आखिरी बात इसकी याद रखना, सीपी वाटर का कैलोरी में कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और जूल में कितना होता है 4200 जूल पर केजी केल्विन। और सीपी आइस का कितना होता है, कितना होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जूल में करोगे तो 2100 जूल पर केजी केल्विन। और एक बात और बताई थी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर होती है किसके 80 कैलोरी पर ग्राम। जूल में बदलना चाहो तो बदल सकते हो। और लेटेंट हीट ऑफ क्या बताया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये कितने के बराबर होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कितने के बराबर होती है, सब्लिमेशन कितने के बराबर होती है लगभग 670 कैलोरी पर ग्राम। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये लेमडा को वर्ड अगर यूज करता है तो आप कंफ्यूज ना करना, लेमडा पर ग्राम है ना, कोई चीज पर ग्राम होता है तो उसे स्पेसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्पेसिफिक। ये जो लेटेंट हीट लिखी हुई है ना, ये क्या लिखी हुई है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये पर ग्राम है ना, तो ये स्पेसिफिक है। अगर लेटेंट हीट बोलोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है एम लैम्डा। पर ग्राम जब आपको पता होता है मास से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हीट पता चले। इसको एम लैम्डा को क्या बोलते हैं लेटेंट हीट, और इसको क्या बोलते हैं लैम्डा को स्पेसिफिक लेटेंट। क्लियर रहेगा ना, बस इतनी चीजें याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में फिर मैं कह रहा हूं, अगर इन डाटा को दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को यूज कर लेना, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रहना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं,
कि क्वेश्चन को ज्यादातर कोशिश करिएगा कैलोरी से सॉल्व करना, कैलोरी से जल्दी आंसर आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में अगर बदलना होगा यूनिट तो बदल लेना जरूरत के हिसाब। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिएगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बच्चों वाला कई दफा मैंने बोला था कि ये नीट में आया हुआ है, देखिएगा। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम एल्यूमिनियम, 40 ग्राम एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट दी हुई, तो कैपेसिटी पूछ रहा है। स्पेसिफिक हीट कौन सी है? 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट है। आपसे हीट कैपेसिटी पूछा है, क्या पूछा है? हीट कैपेसिटी कितने ग्राम की? 40 ग्राम की। तो मैंने आपको बताया था हीट कैपेसिटी का एक सीपी होता है फार्मूला, जिसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। एक होता है एमसीपी, क्या होता है? एमसीपी, जिसमें सीपी की यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी केल्विन। और एक होता है एमसीपी, ये भी हीट कैपेसिटी है। इसमें सीपी की यूनिट क्या होती है? सीपी की यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन ना। मोल से मल्टीप्लाई करोगे मोल हट जाएगा, जूल पर केल्विन बचेगा। मास से मल्टीप्लाई करोगे केजी हट जाएगा, जूल पर केल्विन बचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। इसी फार्मूले पे देखिए ये क्वेश्चन है, समझ आ रही ना बात? आपसे क्या पूछा है? हीट कैपेसिटी कितने मास की? 40 ग्राम। और आपको क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी। तो ये स्पेसिफिक ही पढ़ाया है ना, पर केजी वाले को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। तो एमसीपी निकाल दो, एमसीपी। एम की वैल्यू कितना दी हुई है? 40 ग्राम। और सीपी की वैल्यू कितना दी हुई है? 0.2। तो कितना हो जाएगा? 8 यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कौन सा सही हो जाएगा ना? ये सीधा हीट कैपेसिटी पे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है? मोल दे करके पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट देखना, इसको देखो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो बॉडी है ना, ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है ना। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या होता है, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब इनको कांटेक्ट में लाओगे, तो कांटेक्ट में लाओगे तो हीट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसका टेम्परेचर घटेगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपसे पूछता है कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? तो एक चीज याद रखिए, अगर दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है ना, तो ये वाली बॉडी हीट का क्या करेगी? लॉस करेगी। और ये वाली बॉडी हीट का क्या करेगी? गेन करेगी। तो हीट लॉस बाई ये बॉडी इक्वल टू होगी हीट गेन बाई ये बॉडी ना, यही होगा ना। तो एक चीज आप देखिएगा, मान लेते हैं, अच्छा ये बताओ, ये हीट लूज करेगी, दोनों का कॉमन टेम्परेचर कितना होगा जब कांटेक्ट में आएंगे? जब कांटेक्ट में आएंगे कितना होगा? T होगा ना। तो ये हीट लूज करेगी, तो हीट लूज करेगी ये वाली बॉडी, तो कितना हो जाएगा? मास, ये पहली बॉडी है m1, और क्या होगा? Cp1, और क्या हो जाएगा? डेल्टा T कितना हो जाएगा? 100 माइनस T ना, बराबर होगा किसके? ये हीट गेन करेगी, गेन करेगी तो कितना होगा? ये 2 है, m2 Cp2, और डेल्टा T कितना हो जाएगा? T माइनस 0 ना। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं ये वाली चीज क्या है, थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या है? क्या चीज है? हीट कैपेसिटी। ये क्या चीज है? अभी पढ़ा के आ रहा हूं, क्या नाम है इसका? हीट कैपेसिटी। अगर दोनों बॉडी की हीट कैपेसिटी सेम है तो ये वाली चीज कट जाएगी कि नहीं? कट जाएगी ना। तो कॉमन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 100 माइनस T बराबर हो जाएगा किसके? T के। तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2T। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा? ये कौन सा टेम्परेचर है? कॉमन टेम्परेचर। तो कॉमन टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा? जब दोनों की हीट कैपेसिटी क्या है? सेम ना। लेकिन नीट में जो पूछा था वो ये क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा दूसरा वाला। कह रहा था ना, हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। इसमें हमने क्या एज्यूम किया है? दोनों बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या है? सेम है। इसमें एक लाइन लिख दी थी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी
इंक्रीजेस विथ क्या चीज, टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तब ये दोनों बॉडी को अगर कांटेक्ट में लाया जाए, कांटेक्ट में अगर लाते हो तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, समझ आ रहे? अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ने पे हीट कैपेसिटी बढ़ती है। तो जैसे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये कितने पे है, 0 पे, तो इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी मतलब हीट रखने की जगह। तो अब देखिएगा, इसकी यूनिट के साथ लिख लेते हैं, कैपेसिटी यही होती है ना, सीपी, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, हीट कैपेसिटी जो है वो अप्रॉक्स ऐसे मान लेते हैं, 100 जूल पर केजी केल्विन। कितना है, 100 जूल पर केजी केल्विन। समझ आ रहे हैं? अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे है तो ये ज्यादा होगी, ये कम टेम्परेचर पे है तो ये कम होगी। मान लेते हैं इसकी जो सीपी की वैल्यू है, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2। इसकी मान लेते हैं ऐसे 60 जूल पर केजी केल्विन। अब ध्यान से सुनना, बढ़िया से समझना, मतलब हीट कैपेसिटी की मीनिंग मैंने समझाई। 1 केल्विन किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कोई बॉडी कितने की हो, 1 केजी की, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाइए, 1 केल्विन, तो इतने हीट की जरूरत पड़ेगी। तो 100 डिग्री पे 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पे कितना हीट की जरूरत है, 100 की। और 0 डिग्री पे 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज के लिए कितने की जरूरत है, 60। तो ये हीट दे रही है और ये हीट ले रही। अच्छा ये बताओ, ये अपना 1 डिग्री टेम्परेचर घटाएगी, 1 डिग्री कम करेगी ना, 100 से कितना करेगी, 99, तो कितना हीट देगी, 100 जूल। अच्छा ये क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे 0 से 1, तो कितना मांगेंगे, 60, तो 40 कहां जाएगी, 40 एक्स्ट्रा है ना, 40 क्या है, एक्स्ट्रा है। अब थोड़ा सा सोचो, अगर ये 50 डिग्री अपना घटाएगा, कितना घटाएगा, तो ज्यादा टेम्परेचर से घटा रहा है ना, तो ये हीट ज्यादा देगा और इसके पास रखने की जगह क्या होगी, कम होगी ना, यही हुआ ना। अगर ये 50 घटा करके हीट देगा तो ये 50 बढ़ाने के लिए हीट लेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा हीट बढ़ जाएगी ना, एक्स्ट्रा हीट बढ़ जाएगी, वो हीट क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन 50 होगा। समझ आ रही ना भाई, कॉमन टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या होगा, 50 होगा। तीसरा क्या अब देखो, जो नीट में नहीं आया, तीसरा क्या पूछ सकता है, हीट कैपेसिटी डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अगर ऐसा होता तब कॉमन टेम्परेचर क्या होता, लेस देन क्या होता, 50 डिग्री सेंट ना। तो अगर दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है, एक 100 पे है और एक कितने पे है, 0 पे है, तो कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, सिंपली 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। और अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है तो कॉमन टेम्परेचर 50 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और हीट कैपेसिटी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रही है तो कॉमन टेम्परेचर 50 से कम होगा। ये 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, कर लीजिए इसको। हो गया, चलो अब हेडिंग डालिएगा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जो हमें पढ़ना है वो कितने तरह का पढ़ना है, 3 तरह का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा क्या, रेडिएशन ना। ये 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसको हमारे सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। ये 2 ऐसे हैं ना जिनको होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की ना। और एक बात बताओ, इसको मीडियम की जरूरत है, लेकिन मीडियम जो है मोशन में नहीं होगा, मतलब मूव नहीं करेगा। मीडियम किस में होगा, मीडियम किस में होगा, रेस्ट में। मीडियम किस में होगा, रेस्ट में। और इसमें मीडियम क्या करेगा, मीडियम क्या करेगा, मूव करेगा। मीडियम क्या करेगा, मूव करेगा। और इसमें मीडियम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। समझ आ रहे ना। और इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो और एक चीज बताओ, ये सबसे स्लो होता है, ये क्या होता है, सबसे स्लो होता है, सबसे स्लो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का। उससे ज्यादा किस में होता है, कन्वेक्शन में। और सबसे ज्यादा किस में होता है, रेडिएशन में। समझ आ रहे ना, क्लियर रहेगा ना।
अब समझते हैं कंडक्शन। आपने बायो में थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में। अगर देखा जाए डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है? स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही कंडक्शन भी डिफ्यूजन ही है। कंडक्शन क्या है? डिफ्यूजन है। इसमें जैसे ये है ना, रॉड है, क्या है? रॉड है। तो अगर ये रॉड है ना, इस रॉड को क्या करिए, एक एंड को किसी गर्म चीज में रख दीजिए, किसी गर्म मतलब आग के पास रख दीजिए जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो। तो अब इस एंड पे जो हीट पहुंचेगी ना, वो जानते हैं कैसे पहुंचेगी? जब इसको आग में रखेंगे तो इसके पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा, अगले वाले को डिस्टर्ब, ऐसे ये जो डिस्टरबेंस है वो आगे पहुंच जाता है। तो यहां पे जो ट्रांसफर होता है हीट का, वो मॉलिक्यूलर एजिटेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर एजिटेशन की वजह से होता है। इसलिए ये क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है। कैसा होता है? बहुत स्लो होता है। और एक बात इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक और खास बात होती है कि ये सिर्फ किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर। किसके अंदर हो सकता है? सॉलिड के अंदर। और किसके अंदर हो सकता है? लिक्विड के अंदर हो सकता है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। सॉलिड और किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। गैसेस के अंदर नहीं होता कंडक्शन ना। और लिक्विड में भी कुछ जगहों पे होता है। जानते हैं कहां पे? जैसे ये सरफेस है ना, ये बर्तन है, बर्तन में पानी भरा हुआ है, आप गर्म करते हो। क्या करते हो? गर्म करते हो। तो अगर गर्म करते हो ना, तो ये जो करीब वाली लेयर है, इसके करीब वाली, यहां वाली जो पानी के लेयर है, पार्टिकल, वो ऑलमोस्ट किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। ऑलमोस्ट किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। तो रेस्ट में ये जो कांटेक्ट में है वो किस में है? रेस्ट में। तो रेस्ट में जब हीट यहां से दोगे तो इसको जो हीट मिलेगी वो क्या कहलाती है? कंडक्शन होता है। लेकिन जब इसके ऊपर जाओगे तो आप देखोगे पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ना। बॉयल करो पानी तो ऐसे घूमता रहता है। तो ऊपर वाला जो करता है वो कन्वेक्शन करता है। वो क्या करता है? कन्वेक्शन। लेकिन ये वाले पार्टिकल ऑलमोस्ट किस में होते हैं? रेस्ट में। तो इसीलिए लिक्विड में भी बोल दिया जाता है कि पॉसिबल होता है कंडक्शन। समझ? तो ये एक इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कंडक्शन सिर्फ किस में होता है? सॉलिड और लिक्विड में। गैसेस में कंडक्शन नहीं होता है। क्लियर रहेगा ना? ये बात क्लियर है? कंडक्शन हो गया। और कंडक्शन कैसा प्रोसेस होता है? बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें किस कंडक्शन किसके थ्रू होता है? मॉलिक्यूलर एजिटेशन की वजह से होता है। पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। अपनी जगह से चल के जाता है एक जगह से दूसरी जगह? नहीं, ये वाइब्रेट करता है तो अगले वाले को वाइब्रेट करा देता है। समझ आ रही ना बात? तो मॉलिक्यूलर एजिटेशन की वजह से होता है। बस ये खास बातें, इसको लिख लीजिए, फिर कंडक्शन एक लाइन लिखा देता हूं मैं। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है? देखना ध्यान से। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुनना। तो ये आपकी बॉडी होगी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या होता है, मान लेते हैं ठंडक का सीजन है। इसका सीजन है ठंडक का। तो ठंडक का सीजन है, आपके घर में दो चेयर है, एक मेटल की है और एक लकड़ी की है। ठीक है? एक चेयर किसकी है? मेटल की। और एक किसकी है? वुड, लकड़ी की। ठीक है? वुड की है। अच्छा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। ठंडक का सीजन है तो इसका मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चेयर है, और ये भी चेयर कितने पे है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना। अब ये आप हैं ना, आपका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेटल की चेयर है और ये वुड की चेयर है। आप जानते हैं जब इसको आप टच करेंगे मेटल वाली को, तो आपको ठंडा फील होगा ना, और जब वुड वाली को टच करेंगे तो आपको गर्म फील होगा। हालांकि टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है। तो इससे एक बात पता चलती है, टेम्परेचर से सेंस नहीं होता कि गर्म है या ठंडा है ना। एक चीज ठंडी महसूस हो रही है और एक चीज ये गर्म महसूस हो रही है। तो यहां पे लिख देते हैं, इसको टच करेंगे तो कैसा महसूस हो, इसके कंपैरिजन में गर्म महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि गर्म महसूस हो रहा है, ये वार्म महसूस होता है। और ये कैसा महसूस होता है? कोल्ड महसूस, मेटल वाले ना। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए, आपने अपना हाथ लगाया, इसको टच कराया। हाथ जब लगाओगे तो हाथ लगाने पे क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी मेटल की ज्यादा होती है। देखना ध्यान से, कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को किससे दिखाते हैं? के से। किससे दिखाते हैं? के से। कंडक्टिविटी क्या होती है? मोर होती है, ज्यादा। कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है इसकी ना। तो कंडक्टिविटी जब ज्यादा होगी तो हीट कहां से कहां चलती है? हायर से किस तरफ? लोअर की तरफ। तो हीट ऐसे चल के जाने लगेगी आपकी बॉडी से। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब आपकी बॉडी से हीट ज्यादा जाएगी। आपकी बॉडी से हीट क्या होगी? ज्यादा जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी से हीट ज्यादा जाएगी तो आपको क्या महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा ना। अच्छा, वही ये है वुड। वुड वाले को जब आप टच करोगे, वुड वाले को जब आप टच करोगे अपने हाथ से, जब टच करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? के क्या होता है? इसकी कंडक्टिविटी क्या, के क्या होता है? लो होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। अब कंडक्टिविटी लो होगी तो जब आप इसको टच करोगे हीट कहां से कहां जाएगी? हायर से किधर जाएगी? लोअर जाएगी। तो जब हीट हायर से लोअर जाएगी, हीट किधर से किधर जाएगी? हायर से किधर जाएगी? लोअर। लेकिन कंडक्टिविटी क्या है? लो है, तो कम हीट आपकी बॉडी से जाएगी। अगर आपकी बॉडी से कम हीट जाएगी तो उतना ठंडा महसूस नहीं होगा जितना मेटल महसूस होगा। समझ पा रहे हैं ना? जितना क्या महसूस होगा? मेटल। मेटल के केस में कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हीट ज्यादा चल के जाएगी। कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब जैसे ये मटेरियल है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हीट ज्यादा चलाएगा। तो जब आप अपने हाथ को मेटल से टच करोगे ना तो आपकी बॉडी से हीट ज्यादा खींच लेगा। तो हीट ज्यादा खींच लेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? ठंडा। तो अगर आपकी बॉडी से ये दो चीज ऐसी है जिनका टेम्परेचर आपकी बॉडी से क्या है? कम है, तो कोई चीज अगर कोल्ड फील हो रही है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। और कोई चीज वार्म फील हो रही है तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है। ये बात हो गई। अब दूसरा पार्ट देखिए, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? बॉडी। ये आपकी बॉडी हो गई। और बॉडी कितने पे है? ये बॉडी लिख देता हूं। आपकी बॉडी कितने पे है? बॉडी कितने पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड ना। और कोई दो चीजें ऐसी है, एक का टेम्परेचर 70 डिग्री मान लेते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं ना। ये आपकी बॉडी है और ये टेम्परेचर कितना है? 70 है। अगर आप इसको टच करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? टच करने जाते हैं। तो आपने टच किया ऐसे, टच करने गए, टच किया ऐसे, ठीक है, टच कर दिया। अब टच करने पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बॉडी कैसी है? कोल्ड है। क्या महसूस हो रहा है? कोल्ड महसूस हो रही है। अब देखिए टेम्परेचर इसका ज्यादा है और महसूस क्या हो रहा है? कोल्ड। अच्छा ये बताओ इस बार हीट कहां से कहां जाएगी? हीट हमेशा किधर से किधर चलती है? हाई से किधर? लो। तो आपको महसूस हो रहा है क्या चीज? आपको क्या महसूस हो रहा है? कोल्ड महसूस है। कोल्ड महसूस हो रहा है, इसका मतलब इधर से हीट नहीं आ रही है। अगर हीट नहीं आ रही है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या है? कम है। तो के क्या है? लो। के क्या है? लो। हाँ। अच्छा इसमें देखिए ये कैसी महसूस हो रही है, मान लेते हैं कैसी महसूस हो रही है? हॉट महसूस हो रही है या वार्म महसूस हो रही है? कैसी महसूस हो रही है? वार्म, गर्म महसूस हो रही है। हाँ, अगर ये बॉडी गर्म महसूस हो रही है तो इसका मतलब जब इसको कांटेक्ट करोगे ना, कांटेक्ट करोगे तो क्या होगा? हीट किधर से किधर आएगी? हाई से लो। तो आपकी बॉडी को ज्यादा हीट आएगी। ज्यादा हीट आएगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? मोर ना। अच्छा अब देखो इसमें जब बॉडी से कम टेम्परेचर था, बॉडी से कम टेम्परेचर, तो ये जो बॉडी कोल्ड महसूस हो रही थी उसकी कंडक्टिविटी क्या थी? ज्यादा। जब बॉडी से आपके क्या था? कम टेम्परेचर था, तो जो चीज कोल्ड महसूस हो रही है वो क्या है? उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। और जो चीज वार्म महसूस हो रही है उसकी कंडक्टिविटी क्या है? लो। लेकिन इस केस में उल्टा है। इस केस में क्या है? अगर आपकी बॉडी से ज्यादा टेम्परेचर है, जिस चीज को आप टच कर रहे हो उसका ज्यादा टेम्परेचर है, तो जो कोल्ड महसूस हो रही है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? लो। इसमें क्या है? जो कोल्ड महसूस हो रही है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा ना। और इसमें जो वार्म महसूस हो रही है उसकी कंडक्टिविटी क्या है? और उल्टा होता है।
क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए ये दोनों पार्ट क्लियर है ना, ये दोनों पार्ट क्लियर है ना। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा एम्स में आया हुआ, बढ़िया से समझिएगा, ये चीज क्लियर है ना, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलो अब इसमें आ जाते हैं, इसको बताइए, ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग, ठंडक का मौसम है, ठंडक का मौसम है, एक मेटल की कोई चीज है और एक किसकी है, वुड की, एक किसकी है, मेटल की, और एक किसकी है, वुड की। अब कह रहा है फील कोल्डर, कौन फील कोल्डर हो रहा है, मेटल, मेटल ठंडी महसूस हो रही है, तो कौन सा केस है, इस पे क्वेश्चन है ना, इस वाले पे, मेटल कैसी फील हो रही है, कोल्डर, तो कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा, कौन सा सही हो जाएगा, पढ़िएगा, मेटल हैज हाई थर्मल, समझ आ रहे ना, सिंपल सा, मेटल हैज लो स्पेसिफिक हीट, मेटल हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल हैज हाई स्पेसिफिक, इससे कोई लेना नहीं, कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लियर रहेगा ना, ये चीज क्लियर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस वाले पार्ट पे क्वेश्चन आ गया है तो इस पे भी आने के चांस है। एक बॉडी से टेम्परेचर जब क्या हो, तब तब कंपैरिजन, और एक बॉडी से टेम्परेचर क्या हो ज्यादा, तब कंपेयर, क्लियर रहेगा ना, तो ये फील समझने वाली चीज है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, इसका आंसर बताइएगा। वूलन क्लॉथ कीप्स द बॉडी वार्म बिकॉज, आजकल ठंडक का सीजन चल ही रहा है, ठीक है, वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, मतलब वो जो स्वेटर होता है ना, वो आपकी बॉडी को गर्म रखता है, क्यों रखता है, कौन सा, सी वाला ना, हाँ सही है, वूल इज बैड कंडक्टर ना, वो बैड कंडक्टर होता है जो स्वेटर होता है, तभी तो वो आपके अंदर की हीट बाहर नहीं भेजता है, तो wool is the bad conductor of heat, so it does not allow the heat flow out of the body, bad conductor, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही, क्लियर है ना, ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, ठीक है, इसको समझिएगा ये क्या होता है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, ठीक है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग आप समझिए, स्टेडी स्टेट का, ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, इधर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, रिजर्वायर, और इधर कौन है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, रिजर्वायर ना, रिजर्वायर मतलब होता है ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये लगातार कितना रहे, 100 रहे, चाहे जितना इससे हीट निकल जाए कोई फर्क ना पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ी नदी या ऐसा कुछ है, उसमें से 1-2 बाल्टी पानी या कितना भी पानी निकाल लो, कोई खास फर्क पड़ने वाला है, कितना निकाल सकते हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रिजर्वायर। तो ऐसे ये हीट का रिजर्वायर, इससे हीट निकालने पे इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क ना पड़े, ये लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ आ रही है। अब क्या हो रहा है, यहां से हीट निकलेगी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, और इस मटेरियल से ऐसे पास होगी ना, इस मटेरियल से ऐसे पास होगी, तो इस मटेरियल से ऐसे पास होगी, तो हमारी जिम्मेदारी है कितना पास होगी हीट वो निकालना, तो एकदम वैसे ही जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, करंट किसकी वजह से होती थी, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह, डिवाइड बाई क्या होता था, रेजिस्टेंस, क्या होता था, रेजिस्टेंस। ऐसे ही जैसे वहां पे करंट किसकी वजह से, मैंने बोला ना कि दोनों करंट अलग अलग है, वहां पे करंट किसकी वजह से होती थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से होती थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट चलती थी वो उसका रीजन कौन था, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन था, पोटेंशियल। यहां पे कौन करंट है बताइए,
यहां पे करंट कौन सी है? हीट करंट। यहां पे करंट कौन सी है? हीट। और इसको किससे लिखा जाएगा? IH से। किससे लिखा जाएगा? IH से। और ये बराबर होगी किसके? डेल्टा टी के। उस करंट को कौन चलाता था? पोटेंशियल डिफरेंस। इस करंट को कौन चलाता है? टेम्परेचर डिफरेंस। डिवाइड बाई क्या होगा? रेजिस्टेंस। डिवाइड बाई क्या होगा? रेजिस्टेंस। अब देखिए ये आई है क्या? इसी को बोलते हैं हीट करंट। मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफर जब पढ़ाऊंगा तो ये क्या होता है? हीट डिवाइड बाई टाइम। मैंने बताया था ना हीट ट्रांसफर पावर की बात करता है। तो हीट, यहां पे हीट करंट का मतलब क्या है? हीट अपॉन टाइम। वहां पे क्या होता था? चार्ज अपॉन टाइम। यहां पे क्या होगा? हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बाई आर हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहां पे स्टेडी स्टेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टेडी स्टेट कंडक्शन। इसकी मीनिंग आप समझिएगा। ये एक एरिया हो गया, ये वाला एरिया, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कई लेयर होगी ना, ऐसे कई लेयर से ये मटेरियल बना होगा। अगर इसको कट करोगे ना ऐसे, समझा, तो ऐसे कई सर्कुलर एरिया मिलेगा ना, कई लेयर। तो यहां पे 100 है, अगले पे कितना होगा? 80, फिर कितना होगा? 60, फिर कितना होगा? 40, फिर कितना होगा? 20, फिर कितना होगा? 0। लगातार टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल करता जाए। इधर हाई है और इधर क्या है? लो है। स्टेडी स्टेट का मतलब आप समझिएगा, टेम्परेचर हर लेयर का, इस लेयर का कितना है? 80 है ना, तो ये टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होगा। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगली लेयर का कितना है? 60, तो ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जब ऐसा मान लेंगे स्टेडी स्टेट तो एक फायदा हो जाता है, जो भी हीट इधर से जाएगी वो क्या हो जाएगी? पूरी पूरी आउट हो जाए। क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा, चेंज हुआ, तो इसका मतलब कुछ हीट इसने रख लिया अपने पास ना। तो हीट की इसमें चोरी नहीं पड़ना है। सिंपली क्या है, इधर से जितना हीट इन होगी उतना हीट आउट होगी। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ हर लेयर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। लेकिन हर लेयर का टेम्परेचर टाइम के साथ जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? तो हमारे सिलेबस में कौन है? स्टेडी स्टेट। अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन जो था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो हटा दिया है सिलेबस। सिर्फ कौन सा बचा है? स्टेडी स्टेट। क्लियर रहेगा ना स्टेडी स्टेट क्या होता है? तो इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा हेडिंग डाल करके। स्टेडी स्टेट की क्या होता है? टेम्परेचर डू नॉट चेंज विथ क्या चीज? विथ टाइम। यही होता है स्टेडी स्टेट की मीनिंग। टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, हर लेयर का टेम्परेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। एक लेयर का जो टेम्परेचर है वही हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो इस केस में जो भी हीट इन होगी वो क्या होगी? आउट होगी। तो आप कह सकते हो स्टेडी स्टेट केस में हीट इन बराबर होगा किसके? हीट आउट। बस हो गया। समझ आ रही ना? अच्छा ये बताओ, जैसे आप देखोगे, ये एक्सपीरियंस की होगी, अनस्टेडी स्टेट केस थोड़ा सा फील कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। आपने चाय अगर रूम में रख दो तो शुरुआत में बड़ी तेजी से ठंडी होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे होती है ना। तो हीट का रेट जो है ना, लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। इसमें हीट लगातार क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। जितना इन होगी उतना आउट होगी। रेट ऑफ हीट। क्लियर रहेगा ना? लिख चुके हैं ना? आर की वैल्यू जान लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। वहां पे तो रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता था? यहाँ पे रो एल डिवाइड बाई एरिया होता था ना। यहां पे रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा? यहां पे रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा? एक्स डिवाइड बाई के ए के बराबर। एक्स डिवाइड बाई के ए। अब एक्स क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक्स क्या होता है? इसकी लेंथ होती है। क्या होती है? एक्स। एक्स क्या होती है? ये एल जो है यही क्या है? एक्स है हाँ। जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रही है ना, जिस वायर या जिस मटेरियल के थ्रू, उसकी जो लेंथ है वो क्या है? एक्स है। और के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है? थर्मल
थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। इसी की बात मैं कर रहा था ना, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो हीट को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। अगर किसी मटेरियल के पास हीट भेजने की ताकत क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है। मतलब अपने अंदर से चलाना हीट को। जैसे दो मटेरियल है, किसी मटेरियल के अंदर कोई हीट ज्यादा चला रहा है अपने अंदर, कोई कम चला रहा है, समझ आ? तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो अपने अंदर से हीट को ज्यादा चलाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये हो गई थर्मल कंडक्टिविटी, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो अब बताइए हीट, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Q बाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा टी, डेल्टा टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x, और क्या हो जाएगा? के ए। ये हो जाए। और कभी कभी बुकों में ना इसको सीधा आप सोचोगे ना स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। स्मॉल क्यू मतलब होता है हीट डिवाइड बाई टाइम, और इसी को आई भी बोल सकते हो। कौन सी करंट? हीट करंट। समझ आए? तो ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना करिए। ये हो गया फार्मूला। समझ आ रही ना? एक बात बताई थी मैंने, ये जो रो होता है क्या वो एल और ए पे डिपेंड करता है? नहीं करता ना। तो ऐसे ये जो के होता है ना वो एक्स और ए पे डिपेंड नहीं करता। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो एक्स और ए पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल। तो लिख लीजिएगा के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड ए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड ए किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल ओनली। ठीक, बताइएगा कौन से सही होगा? सी सही होगा। डिपेंड्स ऑन मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी। कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, कर लीजिए इसको। हो गया है। अब थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट देख लो। इसकी यूनिट क्या होगी थर्मल कंडक्टिविटी? सबसे पहले इसको निपटा दो। Q बाई टी, Q मतलब जूल डिवाइड बाई टाइम, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होगा? वाट। जूल पर सेकेंड क्या होगा? वाट। और ये के, अच्छा ये एरिया है और ये क्या है? लेंथ। तो एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और ये क्या होगी? मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक मीटर बच जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा मीटर ना। और क्या बच रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। केस के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, या क्या बोलिए वाट पर मीटर केल्विन। एसआई पूछेगा तो केल्विन ले लेना ना। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है। इसकी क्या होती है? क्यू बाई टी की वाट। जूल पर सेकेंड है ना, जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं? एरिया मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, एक मीटर बच जाएगा। और यहां से क्या बचेगा? केल्विन। मीटर केल्विन नीचे चला जाए। ठीक है, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। यूनिट बना वो डायमेंशन बना लोगे कि नहीं? ये वाट क्या है? जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो डायमेंशन तो पूरा पढ़ाया हुआ है चैप्टर, कर ले जाओ। ठीक, हो गया। चलो
एक क्वेश्चन और बताओ, ये बताओ क्वेश्चन। थर्मल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछा है, लेंथ दिया हुआ है ना। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई के ए। एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना है 0.2, के थर्मल कंडक्टिविटी कितना दी हुई है 200, एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदल लो, मीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻, बस आंसर आ जाए। ठीक है, हो गया ना, क्या हुआ, क्यों रो रहे, हो गया ना। देखो अगला देखो, एक कॉन्सेप्ट ये वाला, अगर एक रॉड इस तरह से, इसकी थिकनेस x है और इसकी कितना है 2x है ना, ये इस तरह से है, और इसका एरिया a है और इसका एरिया कितना है 2a, इस तरह से। ठीक है, अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, अगर हीट इधर से इन करेगी सीरीज में, किस में लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछता है, क्या पूछता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछता है इसके थ्रू, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट, ये आई क्या होता है हीट करंट क्यू बाई टी के बराबर। तो डेल्टा टी आपका इधर टेम्परेचर मान लेते हैं T2 है और इधर टेम्परेचर कितना है T1 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। अब आपको क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो एकदम जैसे रेजिस्टेंस में आप करते थे ना, अगर दो रेजिस्टर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा R1 प्लस R2 ना। तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, R कितने के बराबर होता है x अपॉन के ए ना। तो यहाँ पे x अपॉन के, अच्छा इसकी कंडक्टिविटी K1 है और इसकी कंडक्टिविटी क्या है K2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा K1, और एरिया कितने के बराबर है A के बराबर, प्लस दूसरा वाला कितने के बराबर है, लेंथ कितने के बराबर है 2x, और कंडक्टिविटी कितना K2, और एरिया कितना हो जाएगा 2a, 2a। अब यहां से क्या आएगा आपका आर इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपको हीट करंट मिलेगा। समझ आ रही ना बात, ये चीज क्लियर रहेगी। तो आप इस तरह से आप सीरीज वाले को सॉल्व कर सकते हैं अगर सीरीज में। ठीक, एक पैरेलल वाला बता के बस है, पैरेलल वाला, अरे खत्म कर देते, क्या फायदा रखने से, कितना लगेगा उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1। अभी टाइम नहीं हुआ, शुरू में कैलोरीमेट्री पढ़ा दिया ना इसीलिए, कैलोरीमेट्री थोड़ा सा सोचने वाला है। अरे 5 मिनट रुक जाओ, 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं इकट्ठे। लिख चुके हैं, हो गया।
एक बात और समझिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी आया नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से हीट इन हो रही थी, इधर से हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है। अच्छा, यहां पे टेम्परेचर मान लेते हैं कितने के बराबर है, टी नॉट के, कितने के बराबर, टी नॉट। आपसे पूछ सकते हैं ये टी नॉट की वैल्यू कितनी है। तो अब सबसे पहली बात आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनना, इधर से जितना हीट इन करेगी, स्टेडी स्टेट कंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो जितना हीट इधर से इन होगी उतना हीट इधर से क्या होगी, आउट होगी। तो आई इन बराबर होगी किसके, आई आउट के। आई मतलब हीट करंट, यहां पे क्या है, हीट करंट। अब आप देखिए आई कितने के बराबर होती है, डेल्टा टी बाई आर के। तो डेल्टा टी लिखिएगा, डेल्टा टी कितने के बराबर होगा, टी टू माइनस टी नॉट, यही होगा ना, समझ आ रही ना, टी टू माइनस टी नॉट। यहां पे एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, एक मिनट, मैं लगा, रुक जाओ यार, ये मैं लगातार मैं कहता आया हूं, जब आप टेम्परेचर डिफरेंस लिखिएगा ना इक्वल वाले कॉन्सेप्ट में, तो हमेशा कौन सा लिखना, पहले बड़ा वाला लिखना। कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, पहले कौन सा लिखा जाएगा, ये मत देखना फाइनल माइनस इनिशियल ना, बड़ा वाला टेम्परेचर पहले, छोटा वाला बाद में। तो ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा, x डिवाइड बाई क्या होगा, के ए, के कितने के बराबर है, k1, k1 और क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, ए के बराबर। ये हो गई हीट ना, बराबर होगी किसके, आउट के। आउट वाले में जब लिखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टी नॉट माइनस क्या होगा, टी वन डिवाइड बाई, अब क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता है, एक्स डिवाइड बाई के, यहां पे लिखा हुआ है, ये कौन है यार, इसमें रेजिस्टेंस, और ये कौन सा है, सेकेंड वाले में ना। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, कितने के बराबर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x डिवाइड बाई क्या होगा, ए टू ए ना, समझ आया, ए कट जाएगा और क्या कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, टी नॉट मिल जाएगा। समझ आ रही ना बात, T1 से टेम्परेचर बढ़ के टी, इधर T2 है और इधर क्या है, T1 है, तो T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1 है। हीट इधर से इधर चल के जा रही है, तो आपसे पूछा है यहां पे बीच में कितना टेम्परेचर हो, बीच में टी नॉट कितना होगा। तो अगर हीट पूछेगा तो दो मटेरियल, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, तो जितना इधर से हीट इन होगी उतना इधर से क्या होगी, आउट। इन बराबर क्या लिख लिया, आउट, और हीट कितने के बराबर होती है, करंट कितने के बराबर, हीट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। लिखने के बाद दोनों को इक्वेट कर दो, टी नॉट आ जाएगा। समझ आ रहे ना, ये कॉमन टेम्परेचर, बस पैरेलल वाला पढ़ा के खत्म, ये लिख चुके हैं ना। हो गया, चलो ये देखो लास्ट पैरेलल, पैरेलल में लगे हुए, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे क्या है, T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1 ना। यहाँ पे दो रॉड लगी हुई है, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है ना। एरिया कितना है 2a, इसका एरिया कितना है a, कंडक्टिविटी कितना K1, इसकी कितना K2, और लेंथ दोनों की क्या है, इसकी अगर x है तो इसकी भी कितना है x ही है ना। अब आपसे क्या कहता है, हीट करंट पूछता है, क्या पूछता है, हीट करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V डिवाइड बाई क्या होगा, R इक्विवेलेंट ना। I क्या होता है,
क्यू बाई टी। अब डेल्टा डेल्टा वी लिखा हूं, डेल्टा टी डिवाइड बाई क्या होता है आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी कितने के बराबर है, T2 माइनस T1। ये हो गया। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दोनों पैरेलल में, तो कैसे लिखोगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आपको क्या पता है, R1 अभी निकाल के देखा है, R1 निकाल सकते हो ना, R कितने के बराबर होता है, x बाई के ए के बराबर, और R2 भी निकाल सकते हो ऐसे ही। फिर उसके बाद R1 और R2 निकाल करके, R इक्विवेलेंट निकाल करके यहाँ पे पुट कर दो, आपको आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर रहेगा ना। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, बाकी इससे आगे कल देखें। ठीक है, थैंक यू।